विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में जो बात शुरू की थी वो ये थी, या जहाँ ये कहना चाहिए जहाँ हमने बात छोड़ी वो ये थी कि वोरेनियस ने जो भूगोल का विकास था उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भूगोल को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिलाया कि भूगोल को दो तरीक़ों से, दो उपागमों के द्वारा भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है। एक है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और दूसरा है रीजनल ज्योग्राफी। मैं जो टर्म्स आपको कह रही हूँ, सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी, उन्होंने ये शब्द यूज़ नहीं किए थे। उन्होंने सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल कहा था, जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी। लेकिन उनका मतलब यही था, जो उन्होंने उस बात को जब एनालाइज किया, जब उसका विश्लेषण किया, तो उसका तात्पर्य यही निकलता है कि जब उन्होंने सामान्य भूगोल का जिक्र किया तो उन्होंने ये कहा कि किसी विषय के संबंध में सभी सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन जब संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में किया जाए, संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में किया जाए, इसका मतलब है कि पृथ्वी को एक इकाई मानकर किया जाए, तो उसे हम सामान्य भूगोल कहेंगे, जिसे हम बाद में कालांतर में जब इस पर और विचार किया गया, उसके बाद बदलते बदलते इसका स्वरूप जो है वर्तमान में, जिसे हम व्यवस्थित भूगोल के नाम से जानते हैं, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, वो स्वरूप सामने आया। इसकी शुरुआत वोरेनियस ने की थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि यदि हम भूगोल का अध्ययन या विभिन्न देशों और प्रदेशों के विशिष्ट तत्वों और तथ्यों का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन इस रूप में करते हैं कि हमें अलग अलग प्रदेश का अध्ययन करना है या विश्व के किसी एक प्रदेश का समग्र अध्ययन करना है, तो उसे इन्होंने स्पेशल ज्योग्राफी कहा, जिसको विशिष्ट भूगोल कहा, जिसे हम बाद में आज की तारीख में प्रादेशिक भूगोल के नाम से जानते हैं। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, ये जो द्वैतवाद था, इसकी नींव वोरेनियस ने रखी। इससे पहले भूगोल बस भूगोल था, या बल्कि कहना चाहिए कि भूगोल एक पृथक विषय भी नहीं था, विषय होने की दिशा में अग्रसर था। भूगोल वस्तुतः विज्ञान का हिस्सा था, चाहे हम उसको खगोल शास्त्र का हिस्सा कह लें, चाहे हम उसको विज्ञान का हिस्सा कह लें, चाहे हम उसको गणित का सहारा लिए हुए हिस्सा लेने वाला विषय कह लें, लेकिन भूगोल अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं था। यहाँ से जब इन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटने का प्रयास किया, या कहना चाहिए कि भूगोल के अध्ययन के उपागम को दो भागों में बांटने का प्रयास किया, तो यहाँ से भूगोल और अधिक वैज्ञानिक हो गया, अपना एक व्यक्तित्व उसने ग्रहण किया। और अब हम बात करने लगे कि भूगोल किस किस रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो इसलिए वोरेनियस का योगदान सैद्धांतिक दृष्टि से भी भूगोल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां उन्होंने व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी, जिसके आधार पर आज तक हम सारा अध्ययन करते आए हैं भूगोल का। अब तो एक और ये अच्छी बात भी है, दूसरी और ये है कि वैचारिक जगत में एक जो द्वैतवाद की शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई। इसके बाद इन्होंने लेकिन ये सच है कि द्वैतवाद की शुरुआत हुई, पर वोरेनियस ने कहीं ये नहीं कहा कि प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल एक दूसरे के विरोधी हैं। उन्होंने कहीं भौगोलिक जगत को, वैचारिक जगत को कहीं भी दो वर्गों में नहीं बांटा, बल्कि उन्होंने इन दोनों का जिक्र करते हुए ये कहा कि व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, जिसको उन्होंने सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल कहा था, उन्होंने ये बताया कि ये दोनों भूगोल भी वस्तुतः अंतर्निर्भर हैं। जब हम सैद्धांतिक बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम समुद्री धाराएं क्यों चलती हैं, या ज्वार भाटा आने के पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, या पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है, या महाद्वीपीय विस्थापन का, महाद्वीपों और महासागरों के बनने की जो प्रक्रिया है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है जिसको कि हम विशिष्ट भूगोल की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, या हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, या हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनका प्रवाह किस रूप में मिलता है, तो हम प्रादेशिक भूगोल की बात करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो व्यवस्थित पृष्ठभूमि ना हो तो इस प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन हम नहीं कर सकते। अगर हमें पर्वत निर्माण के सिद्धांतों की जानकारी ना हो, अगर हमें उस प्रक्रिया की जानकारी ना हो, तो हम हिमालय या एटलस पर्वत या एंडीज और रॉकीज के निर्माण की बात नहीं कर सकते। इसीलिए वोरेनियस ने बाद में ये भी कहा, जब उन्होंने इन दो स्वरूपों की बात की भूगोल के, तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों परस्पर अंतर्निर्भर है। प्रादेशिक भूगोल व्यवस्थित भूगोल का सहारा लेकर आगे चलता है, और
व्यवस्थित भूगोल प्रादेशिक भूगोल की पृष्ठभूमि बनाता है। तो ये दोनों परस्पर अंतर्निर्भर हैं, परस्पर अंतर संबंधित हैं, इसलिए इनका अध्ययन दोनों रूपों में किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम भूगोल का अध्ययन सिर्फ व्यवस्थित रूप में करें या सिर्फ प्रादेशिक रूप में करें। अगर हम भूगोल का समग्र अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। इस बात पर जोर विशेषकर वोरेनियस ने दिया। अब जब हम आगे बात करते हैं तो इन्होंने आगे ये भी जिक्र किया कि व्यवस्थित भूगोल जब इसको और इन्होंने एलोबरेट करने की कोशिश की है, स्पष्ट करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि जब वो पृथ्वी को एक इकाई के रूप में देखती है तो अधिकांशतः वो फिजिकल कंडीशन से संबंधित सिद्धांतों को देती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पर्वत निर्माण का उदाहरण देकर बताया, और विषय के मूल स्वरूप का निर्धारण करती है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पेशली फिजिकल कंडीशंस की बात व्यवस्थित भूगोल करती है, तो उसका मतलब है इकोनॉमिक की भी करती है, लेकिन फिजिकल कंडीशंस एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि देते हैं। तो मौलिक जो सिद्धांत है भूगोल के, वर्षा कैसे होती है, इसको हम भारत और राजस्थान के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में अलग अलग नहीं देखेंगे। वर्षा होने की जो प्रक्रिया है उसको हम समग्र विश्व के रूप के धरातल पर ही देखेंगे, समस्त पृथ्वी के धरातल के अनुसार देखेंगे। पवनों का जो प्रवाह है, पवनों की जो वायुदाब परिस्थितियां हैं, वायुदाब की जो स्थितियां हैं, जो पेटियां हैं, वो समग्र रूप में ही अध्ययन होंगी। तो इस बात को इन्होंने और ज़्यादा एलोबरेट करने की और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की, ताकि कहीं ये ना कहा जाए कि वोरेनियस ने भौगोलिक जगत में द्वेष पैदा कर दिया। दूसरी ओर इन्होंने ये कहा कि प्रादेशिक भूगोल में अधिकांशतः ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान की फिजिकल कंडीशंस का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अधिकांशतः मानव समूह, उनका व्यापार, उनकी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, इसका अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, जब हम स्पेशल ज्योग्राफी का या विशिष्ट भूगोल का अध्ययन करते हैं। ये बात इन्होंने इसलिए कही कि जैसे कि हम अगर राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं या हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम अरावली पर्वतमाला का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको राजस्थान तक कन्फाइंड रखेंगे, हम ये जानेंगे कि अरावली कब से बनी, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। राजस्थान के बाहर भी अरावली है, अरावली का विस्तार तो दिल्ली से गुजरात तक है, तो उन जगहों पर भी अरावली का क्या स्वरूप है, अरावली का जो विस्तार है उसका वर्णन हम करेंगे। अरावली के निर्माण की प्रक्रिया या उसके इरोजन की जो प्रक्रिया है उसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो हम व्यवस्थित भूगोल से ही लेंगे, जनरल ज्योग्राफी से ही लेंगे। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि अधिकांशतः जब हम जनरल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसमें विषय के मूल सिद्धांतों और फिजिकल कंडीशंस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और जब हम स्पेशल ज्योग्राफी का जब अध्ययन करते हैं, जब प्रादेशिक भूगोल का या विशिष्ट भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो हम मानव समूहों से रिलेटेड, मतलब कहना चाहिए अगर हम मोटे तौर पर कहें तो मानव भूगोल का जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं उस अध्ययन पे, वो उसकी विषय वस्तु का ज़्यादा भाग घेरता है। अब इसके बाद इन्होंने ये और कहने की कोशिश की कि जब इन्होंने ये कहा कि ये दोनों अंतर्निर्भर हैं, उसके बाद इन्होंने ये भी कहना चाहा कि जनरल ज्योग्राफी को भी हम उपविभाजित कर सकते हैं। जनरल ज्योग्राफी को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड कंपैरेटिव। जनरल ज्योग्राफी का पृथ्वी को एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में स्वीकार कर जब हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं तो उसे भी हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एब्सोल्यूट या निरपेक्ष भूगोल या निरपेक्ष सामान्य भूगोल जिसे हम कहेंगे, उसका मतलब है उसके लिए उसमें इन्होंने पृथ्वी संबंधी जो भी जानकारियाँ थी या पृथ्वी संबंधी जो भी अध्ययन था उसको सम्मिलित किया। दूसरी बात इन्होंने कही रिलेटिव जो जनरल ज्योग्राफी है उसको जो इन्होंने बताने की कोशिश की, उसका तात्पर्य ये था कि पृथ्वी का अन्य नक्षत्रों के साथ क्या संबंध है, रिलेटिव स्थिति कैसी है, उसका सापेक्ष स्थिति कैसी है। एक तो निरपेक्ष अध्ययन हो गया जो सिर्फ पृथ्वी के संबंध में है, दूसरा सापेक्ष अध्ययन हो गया, रिलेटिव अध्ययन हो गया जो पृथ्वी के अन्य नक्षत्रों के साथ संबंधों और अन्य नक्षत्रों के संदर्भ में पृथ्वी की क्या स्थिति है उसको व्याख्यायित करता है। और तीसरा है कंपैरेटिव जनरल ज्योग्राफी, तुलनात्मक सामान्य भूगोल, जिसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि धरातल पर विभिन्न प्रदेशों की तुलनात्मक अवस्थिति क्या है, और इसके अलावा जो नौवहन के सिद्धांत हैं, मूवमेंट पृथ्वी पर कैसी होती है। उस समय में पृथ्वी पर जो मूवमेंट का सबसे बड़ा साधन था, जो मनुष्य के परिवहन का जो सबसे बड़ा साधन था, वो नौवहन था, समुद्री मार्ग थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि नौवहन के सिद्धांतों का जो अध्ययन है, किस प्रदेश से किस प्रदेश तक कितनी सुविधाजनक स्थितियां हैं, कितनी सुविधाजनक नहीं हैं, कैसी स्थितियां हैं, कहाँ से किस प्रकार की परिस्थितियों में
नौवहन संभव होता है नहीं होता है, कॉस्टली है नहीं है, कन्वीनियंट है नहीं है, इन सब का जो कंपैरेटिव स्टडी है, और इसके अलावा विभिन्न प्रदेशों के जो अन्य सैद्धांतिक स्वरूप है उनकी जो कंपैरेटिव स्टडी है, उनका अध्ययन तुलनात्मक जनरल ज्योग्राफी में आता है। तो इस तरह से जनरल ज्योग्राफी को, सामान्य भूगोल को भी इन्होंने 3 वर्गों में बांटने का प्रयास किया। इसके अलावा वोरेनियस का जो योगदान मिलता है वो मिलता है एक तो खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र की दृष्टि से हम इनका योगदान इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो, इन्होंने इनसे पहले, वोरेनियस से पहले हेलियोसेंट्रिक अप्रोच का उद्भव कर दिया था। हेलियोसेंट्रिक अप्रोच की बात कर दी थी कोपरनिकस ने, केपलर ने और गैलीलियो ने कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वोरेनियस ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर और अपने सारे प्रेक्षणों के आधार पर इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हेलियोसेंट्रिक अप्रोच ही सही है, और इस बात को दृढ़ता से कहा कि हेलियोसेंट्रिक अप्रोच ही सही है। जो इससे पहले पृथ्वी को, जो जियोसेंट्रिक अप्रोच था जिसमें पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था, वो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। तो इसलिए खगोल शास्त्र में भी इनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इनके योगदान की, तो वोरेनियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वीकारा कि उच्चतम तापमान विषुवत रेखा के पर न होकर ट्रॉपिक्स पर होता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जब हम इनसे पहले ये सच है कि अरस्तु से लेकर और अब तक 17वीं शताब्दी तक, जब तक वोरेनियस का समय आया, तब तक जलवायु ताप कटिबंधों की बात तो पृथ्वी पर होती रही है, लेकिन कहीं भी इस बात को स्पष्टता से नहीं कहा गया है कि सर्वोच्च जो तापमान है वो विषुवत रेखा पर ना होकर ट्रॉपिक्स पर होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में होते हैं, मध्य अक्षांशों में होते हैं, वो विषुवत रेखा पर नहीं होते हैं उच्चतम तापमान, जहाँ की, और वो जो मध्य अक्षांश क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ट्रॉपिक्स पर उच्चतम तापमान मिलते हैं, वहाँ विश्व के बड़े उष्ण मरुस्थल हैं। ये बात सबसे पहले वोरेनियस ने कही। इसके कारणों की खोज बाद में हुई, इसके कारणों का अध्ययन बाद में हुआ, जिसमें हम पछुआ पवनों और व्यापारिक पवनों की जो वायुदाब पेटियां हैं उनकी मूवमेंट के आधार पर उनकी बात करते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि पेटियों का जो स्थानांतरण है इसकी वजह से विश्व के महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में उष्ण मरुस्थल मिलते हैं, मध्य अक्षांशों में। लेकिन उन कारणों की खोज हम बाद में करेंगे। वोरेनियस सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को दुनिया के समक्ष रखा, इसलिए इनका योगदान इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो सब्जेक्ट मैटर पर, भूगोल के विषय वस्तु पर अपने विचार वोरेनियस ने बहुत दृढ़ता से रखे, और कहना चाहिए कि बहुत स्पष्टता से रखे। इनका कहना था कि धरातलीय स्वरूप, जलवायु, जलराशियाँ, वनस्पति, मरुस्थल, खनिज, पशुधन, मानव निवास, सांस्कृतिक परिदृश्य यानी मानव समुदायों के बीच की जो जीवन शैली है, कला, वाणिज्य, संस्कृति, धर्म, नगर, प्रशासन, ये सभी कुछ भूगोल को समग्र बनाते हैं और भूगोल की विषय वस्तु में आते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल के वैज्ञानिक ज्ञान की जो स्थापना है उसमें वोरेनियस का योगदान महत्वपूर्ण है। मतलब इनसे पहले भूगोल के सब्जेक्ट मैटर को बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया था। कोई खगोल शास्त्र का अध्ययन कर लेता था थोड़ा बहुत, कोई थोड़ा बहुत रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन कर लेता था, जहाँ की यात्रा की वहाँ के लोगों के बारे में भी बता दिया, वहाँ की नदियों के बारे में भी बता दिया, वहाँ की वनस्पति के बारे में भी बता दिया, वहाँ की जो जलवायु है वहाँ के बारे में भी बता दिया। लेकिन इन्होंने स्पष्टतः इस बात को स्थापित किया कि भूगोल की विषय वस्तु में क्या आना चाहिए, क्योंकि जब हम उन सब चीज़ों की बात करते थे तो कहीं हमें समाज विज्ञान नज़र आता है, कहीं हमें अर्थशास्त्र नज़र आता है, कहीं हमें विज्ञान नज़र आता है, कहीं हमें खगोल शास्त्र नज़र आता है। भूगोल की इंडिविजुअलिटी जो है, भूगोल का अपना चरित्र व्याख्यायित नहीं हो पाया था। वोरेनियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल के चरित्र को व्याख्यायित करते हुए इसके सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करने का प्रयास किया। तो ये सारा जो स्वरूप, जो सारा अध्ययन हम जब वोरेनियस का करते हैं तो हम पाते हैं कि वोरेनियस वे व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल को भूगोल के रूप में पुनर्स्थापित किया,
जो अब तक थोड़ा सा वैज्ञानिक आधारों से पीछे छूट गया था हमारा विषय, उसे इन्होंने पुनः वैज्ञानिक आधारों पर स्थापित किया और 17वीं शताब्दी के बाद बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से भूगोल के रूप में भूगोल ने विकास करना शुरू किया। एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल ने विकास करना शुरू किया और भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार देने का या भूगोल के वैज्ञानिक ज्ञान की इसको स्थापित करने का जो श्रेय है वो वरेनियस को जाता है। वरेनियस के आगे हम कांट की बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।